नमस्कार। आज 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन दिवस। आज के इस दिन के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर मयूरी पाटने तथास्तु क्लिनिक की ओर से आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम माहवारी, मासिक धर्म, धर्म या ऋतुस्राव ऐसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये शुरुआत, जिसे हम मेनार्के कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जब शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन की, वो उसकी उम्र अराउंड 11 से 15 साल रहती है। और जब ये रुकती है, जब हमारी माहवारी रुकते हैं, उसे मेनोपॉज कहते हैं, वो अराउंड 40 से 50 साल की उम्र में होता है। सो अराउंड 10 से 50 साल की उम्र, जो कि 30 से 40 साल है, ये 30 से 40 साल कोई भी औरत हर महीने माहवारी से गुजरती है। तो ये इसके बारे में जानकारी रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में इसे बहुत गंदगी कहा जाता है। ये गंदा खून निकलता है, ये गंदगी है, इसके बारे में खुल के बात नहीं की जाती है। अगर कोई भी औरत जो 30 से 40 साल हर महीने इससे जाती है, जो कि नेचुरल या नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो गंदगी कैसे हो सकती है भला? कुछ चीज़ें आपसे मुझे बोलनी है। पहली बात, ये गंदा खून नहीं रहता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा जो मेंसेस का साइकिल है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारा यूट्रस यानी बच्चादानी है, ये ट्यूब्स है, यहाँ पे ओवरीज है यानी अंडाशय है। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये जो यूट्रस है, ये ट्यूब्स है, इसके अंदर एक लाइनिंग रहती है। यूट्रस के अंदर ये एक लाइनिंग रहती है, जो कि हार्मोन्स की बदलाव की वजह से ये थिक होती जाती है, जिसका आवरण बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये जो है ये बाहर निकल जाती है माहवारी करके। माहवारी का मतलब क्या है? ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं हम इसे। ये बाहर निकल जाती है। तो अगर ये सब है, ये सब ऐसे साइंटिफिकली अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, तभी हमें समझेगा कि ये गंदगी नहीं है, ये इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस है जो कि बाहर निकलती है। ठीक है। अभी हमें आज के दिन ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करना पड़ा? क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हर महीने में 5 दिन हम जिससे गुजरते हैं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। इसकी वजह से हमें ये दिन सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। तो अभी इसमें हम ये पूरे वीडियो में 5 चीज़ें को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमें क्यों स्वच्छता रखनी चाहिए। माहवारी के समय में हमें एक्स्ट्रा स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, क्यों हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। अभी क्यों किया, तो ये कैसे करना चाहिए वो भी ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है, माहवारी के समय में क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। चौथा, अभी जो यूज़ किए हुए चीज़ है उसको डिकम्पोज करना, उसको डिस्पोज करना, उसको डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी है। उसके बारे में जानकारी रहना भी हमें बहुत ज़रूरी है। और पांचवा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये चारों चीज़ें ध्यान में न रखें और तो उसकी वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है। ये 5 चीज़ों को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इससे सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें क्यों स्वच्छता रखनी चाहिए। अभी नॉर्मली वेजाइनल पीएच वो एसिडिक रहता है पूरे नॉर्मल डेज में। जब भी माहवारी आती है तब ये पीएच चेंज होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस
बढ़ जाते हैं, आराम से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये है कि नॉर्मली मेंसेस के टाइम में, माहवारी के टाइम में जो रक्तस्राव होता है उसकी वजह से वो जगह पे गीली रहती है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक ब्रेड को अगर पानी से सोक करें और नॉर्मल ड्राई रखें तो फंगस किस पे जल्दी आएगा? खराब कौन सा ब्रेड पहले होगा? ऑब्वियस है जो गीला किया हुआ है। उसी तरीके से अगर ये गीलापन आया, ये जो अंदर की तरफ से जो गीलापन आया वो इन्विटेशन है बैक्टीरियाज, फंगस को, जिसकी वजह से फिर से हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तीसरा, अगर हम इसे यूट्रस कंसिडर करें और ये सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, तो जब भी हमारी माहवारी आती है, ये एंडोमेट्रियल शेडिंग जब हो रही है, ये जगह खुलती है, थोड़ा सा ओपनिंग होता है जहाँ से ये खून बाहर निकल के माहवारी का ब्लीडिंग होता है। तो ये अगर जगह खुली है तो यहाँ से इन्फेक्शन आराम से अंदर तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें कि तो इसकी वजह से हमें माहवारी के समय स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। अभी क्यों करना है वो समझ लिए, अभी कैसे करना है। नॉर्मली डेली नहाते वक्त हम साफ करते ही हैं, अपना पर्सनल पार्ट, प्राइवेट पार्ट जो है वो साफ करते ही है। इसके सिवा जब भी हम बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम में जाए तो हर बार वो प्राइवेट पार्ट साफ करना ज़रूरी है। अभी जब माहवारी होती है तो नॉर्मली हम सैनिटरी नैपकिन या फिर टैम्पॉन हर 6 से 8 घंटे में चेंज करते हैं, बदलते हैं। वो बदलने चाहिए आइडियली। और जो मेंस्ट्रुअल कप रहता है उसे भी हम निकाल के साफ करके फिर से रीइंसर्ट 6 से 8 घंटे में करते हैं। हर बार जब आप पैड चेंज कर रहे हो या फिर मेंस्ट्रुअल कप को रीइंसर्ट करते हो, उससे पहले आप आपका पर्सनल पार्ट या प्राइवेट पार्ट अच्छी तरीके से पानी से धोना ज़रूरी है। अभी कुछ लोग प्राइवेट पार्ट धोते वक्त साबुन यूज़ करते हैं, तो कृपया ये न करें, क्योंकि साबुन का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो बहुत डिफरेंट रहता है दैन वजाइनल पीएच, जिसकी वजह से रिएक्शन होके अलग अलग चीज़ें हो सकती है। इससे अच्छा अगर आपको इजीली एक्सेस है तो इंटीमेट हाइजीन वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर पीएच में बनाया जाता है जो कि वजाइना से काफ़ी सिमिलर रहता है, वजाइनल पीएच से काफ़ी सिमिलर रहता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो रहती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मली हम जब भी प्राइवेट पार्ट साफ करते हैं तो वो वजाइना टू एनस ऐसे जाना चाहिए, न कि एनस टू वजाइना, बिकॉज एनस या रेक्टम से जो गुद्वार बोलते हैं उससे गंदगी बाहर पड़ती है, जिससे वो गंदे बैक्टीरियाज वहाँ पे रहते हैं। अगर हम लोग एनस से वजाइना तक वो साफ करेंगे तो एनस के बैक्टीरियाज वजाइनल एरिया के तरफ आके इन्फेक्शन देने का काम कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये ना करें। अभी हमारे पास क्यों करना है, कैसे करना है, ये पता चल गया। अभी माहवारी में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अभी एक है जो ट्रेडिशनल क्लोथ हम यूज़ करते थे, जो हमारी दादी नानी यूज़ करती थी, एक कॉटन क्लोथ, ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन जिसे बोलते हैं। अलग अलग तरीके से बनता है, इसमें ऊपर का लेयर ड्राई रहता है और अंदर एब्सॉर्बेंट यूज़ किया जाता है जो कि सल्फेट पल्प या पॉलीएक्रिलेट से बना हुआ रहता है। तीसरा हमारे पास टैम्पॉन रहते हैं जो कि 2 तरीके से मिल सकते हैं, विथ और विदाउट एप्लीकेटर। जो ऐसे पाइप जैसे रहता है
जिसको हमें वजाना में इंसर्ट करना रहता है, उसमें भी एब्सॉर्बेंट ही रहते हैं, जो सब चीज़ जो खून है, मॉइस्चर है, वो सारा एब्सॉर्ब करे। चौथा चीज़ है हमारे पास सिलिकॉन कप या फिर मेंस्ट्रुअल कप जो बोलते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, मेडिकेटेड रहता है, इससे कोई इरिटेशन या कुछ होता नहीं है, बट इसको यूज़ करने के लिए टेक्निक की ज़रूरी रहती है। इसको स्टराइल भी अलग तरीके से करना रहता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे के इसमें बोलूँगी। इसके सिवा और कुछ नए तरीके से पैड बनाए जाते हैं विच आर डिकम्पोजेबल, जो बायोडिग्रेडेबल है, फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। उसमें बनाना फाइबर से बनाए हुए रहते हैं, बाम्बू से बने हुए रहते हैं, या वाटर हायासिन से बनाए हुए रहते हैं। ये तीनों भी अभी जो बनाना से बनाए हुए रहते हैं उसको साथी करके कहा जाता है, जो रूरल एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांट रही है फिलहाल। ये जो है इसे भी साफ करने के लिए क्लॉथ के जैसे ही यूज़ करना रहता है। अभी ये सबको साफ और कैसे यूज़ किया जाए, तो क्लॉथ, जो भी क्लॉथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्वच्छ रहे। पहली बार हर 5-6 घंटे में इसे अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोए। इसको सुखाने के लिए कड़ी धूप में या फिर धूप में इसको अच्छी तरीके से सुखाना ज़रूरी है। हमारी दादी नानी जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल टैबू, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, ये किसी के नज़र में ना आए, इसलिए वो ऐसी जगह पे सुखाते थे जहाँ पे अंधेरा रहता था, डैम्प प्लेस रहती थी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते थे। इसलिए ये कपड़ा जब भी आप सुखाएं वो धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने के बाद जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो, और अगर आपके पास कोई इस्त्री या आयरन हो तो उसको अच्छी तरीके से आयरन करके फोल्ड करके प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हो। इसे ये हम रीयूज़ करते हैं, तो जब भी आप ये सब महामारी ख़त्म हो जाए उसके बाद सारे कपड़े अच्छी तरीके से धो के उसको अच्छी तरीके से सूरज में सुखा के उसको आयरन करके प्रॉपर एयरटाइट डब्बे में या एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से रख के उसको हाइजीनिक जगह पर रखना ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें जो भी रीयूजेबल पैड्स जो बाम्बू से या बनाना फाइबर से या वाटर हायासिन से बनते हैं, वो सेम ही तरीके से इसे भी स्टोर किया जा सकता है। अभी सेकंड आता है सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन हम नॉर्मली पैंटी पे लगाते हैं। इसको विंग्स रहते हैं, विथ विंग्स, विदाउट विंग्स, अलग अलग तरीके से आता है। इसमें दो तरीके से लाइक डिओड्रेंट के जैसे स्मेल आता है या फिर नॉन डिओड्रेबल वो भी रहता है। तो ये जब भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब डिस्कार्ड कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लड़कियां या औरतें क्या करती है, इसे टॉयलेट में फ्लश करती है, या फिर जो नॉर्मल बीन्स हम कचरे के लिए यूज़ करते हैं उसी में ही यूज़ करते हैं। कृपया ऐसे ना करें, क्योंकि इसमें जो एब्सॉर्बेंट यूज़ होता है वो पूरा पानी सक करने का, पूरा एब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से हमारे जो सीवेज पाइप्स है वो ब्लॉक होके उसमें दिक्कत ला सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और जो भी वर्कर ये साफ करने जाएगा वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉर्मल हैंड से काम करता है, तो ये इन्फेक्शन, ब्लड है, ब्लड में बैक्टीरिया होने के चांसेस ऑलरेडी बहुत हाई रहते हैं। ऊपर से वो अगर सीवेज वाटर में है तो ऑलरेडी वहाँ पे बैक्टीरिया का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जब भी कोई वर्कर हाथ लगाएगा उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो वो हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो इसे फिर डिस्पोज कैसे करें? नॉर्मली हमारे घर पे न्यूज़पेपर रहते हैं या फिर कुछ भी
खराब पेपर रहते हैं, तो वो अच्छी तरीके से फेंकने से अच्छा उसे प्रॉपर तरीके से काट के अच्छे से रख दीजिए। जब भी आप ये आपका यूज़ हो चुका है, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कीजिए, उसको पेपर में अच्छी तरह से रैप कीजिए। इसको आप स्टिकिंग भी लगा सकते हो और इसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कलर का मार्क बना दीजिए, जो जैसे कि इसमें बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे लाल तरीके का मार्क अगर बनाएंगे और ये अलग बीन, एक अलग से कोई जिसमें लीड रहे, जिसमें ढक्कन रहे, ऐसे ढक्कन वाले इसमें उसको डालना है। वो सब इकट्ठा करके जब भी हम वर्कर को दे रहे हैं, लाइक बेंगलोर में अभी येलो बैग्स देते हैं, गवर्नमेंट इज सप्लाइंग येलो बैग्स टू देम। सो वो नॉर्मली हम जब हॉस्पिटल में भी ब्लड प्रोडक्ट्स फेंकते हैं या फिर कुछ पार्ट फेंकते हैं कुछ बॉडी का, तो वो येलो बैग में जाता है, क्योंकि उसका मीनिंग ही वो होता है कि ये इंसिनरेट होने जाएगा। तो वो येलो बैग जब है, उसमें सारे सैनिटरी पैड्स एंड वो सब डाले हुए, उसको सील करके जब हम वर्कर को देंगे, वो वर्कर को पता रहेगा कि ये जो बैग है इसमें ब्लड का प्रोडक्ट है, तो ये हमें इंसिनरेट करने लेके जाना है। वो प्रॉपर इंसिनरेटर है। वहाँ पे इंसिनरेटर मतलब क्या, 800 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रहता है, जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती है और उसको इंसिनरेट किया जाता है। तो अभी सिर्फ यही चीज़ हो सकती है क्या, इसके सिवा कुछ ऑप्शन है? तो है। गुजरात में कुछ जगह पे उन लोगों ने क्ले के इंसिनरेटर्स या फिर सीमेंट से बनाए हुए इंसिनरेटर्स हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये चूल्हे की तरह है, जिसमें नीचे से हम आग लगाते हैं, बीच में सारे पैड्स, सैनिटरी नैपकिन एंड ऑल रहता है, और ऊपर चेम्बर रहता है जो ये सारे गैसेस पकड़ ले, क्योंकि ये सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, राइट। ये अगर हम सॉइल में डिकम्पोज करने के लिए डाल दें, गड्ढे में डालें, तो इसको डिकम्पोज होने में अगर जिसका स्मेल नहीं आता, ऐसी वाली अगर पैड है, तो उसको 6 महीने से 8 महीने लगते हैं। अगर डिओड्रेंट जैसे स्मेल आने वाले पैड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो केमिकल डालते हैं उसकी वजह से वो जो सॉइल में जब गड्ढे में डालते हैं, तो वो अराउंड 1 साल तक बायोडिग्रेड नहीं होता है, उतना टाइम उसको टाइम लगता है। तो सबसे इजी क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो यूज़ करो। अगर वो पॉसिबल नहीं है, ये यूज़ कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से इसको डिकम्पोज न करते हुए इसको डिस्ट्रक्ट कैसे करें, इंसिनरेट कैसे करें, उसके बारे में सोचिए। तो गुजरात में उन लोगों ने वो जो पॉट बनाए हैं, जो इंसिनरेटर्स बनाए हैं, उसमें बेसिकली नीचे के इसमें आग लगाते हैं, बीच में पैड्स रखते हैं और ऊपर वो सारा गैस एब्सॉर्ब करने के लिए अलग से बनाया हुआ है चेम्बर है। तो ये जब होता है, उसकी जो ऐश गिरती है उसे साफ करना बहुत इजी है। ये बहुत इजी तरीका है। अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है कि क्या क्या हो सकता है। अभी 5वां बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये सारी चीज़ों का मैं ख्याल न रखूँ तो क्या हो सकता है। बहुत सारे डिजीजेस हैं, लाइक फंगल इन्फेक्शन जो बोलते हैं कैंडिडियासिस, वो इसकी वजह से हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है बैक्टीरियल वजाइनोसिस जो बोलते हैं, वजाइना का इन्फेक्शन जो होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो अगर हम ये सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखें तो हो सकता है। तीसरा, जो टैम्पॉन्स की वजह से स्पेसिफिकली ज़्यादा होता है, अगर हम टैम्पॉन अंदर डाला और वो निकालना भूल गए तो इन दैट केस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। अभी ये जो वीडियो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। प्लीज़ ये आप आपके फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे सबके साथ शेयर करें, क्योंकि जब भी कोई लड़की उलझन में है तो वो उसका भाई रह सकता है, उसका फ्रेंड रह सकता है, उसका क्लासमेट रह सकता है जो कि इसमें हेल्प कर पाए, टीचर रह सकता है,
कि वो लड़की वो पहली बार अगर उसको मेंसेस स्कूल में आ गए तो वो क्या करे। अगर वो वहाँ पे कोई फीमेल अटेंडेंट नहीं है तो वो बेचारी समझ ही नहीं पाएगी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए अच्छा है कि हम पहले से ही अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं। दूसरी बात, इस बारे में खुल के बात करना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हम खुल के बात करना शुरू नहीं करेंगे तो आधी अधूरी जानकारी लोग इंटरनेट से या कोई और माध्यम से वो आधी अधूरी जानकारी लेंगे जो कि अच्छी नहीं है। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सलीके से ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचने ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करते वक्त अभी जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ होता है, तो पब्लिक टॉयलेट में बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि वो फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि टॉयलेट में पानी मिल सकता है, साबुन रह सकता है, बट अलग से पैड डालने के लिए बहुत बार बीन्स नहीं होते। अगर है भी तो वो खुले रहता है, उसको लीड नहीं रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी पब्लिक टॉयलेट में, वो स्कूल का रहे, ऑफिस का रहे, कॉलेजेस का रहे या रेलवे स्टेशन पे रहे, वहाँ पे बीन्स विथ लीड रहना ज़रूरी है। इसके साथ एक वेंडिंग मशीन्स हर जगह पे रहना ज़रूरी है, विच शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जब भी किसी को इमरजेंसी में वो यूज़ करना पड़े उसको वो इजीली एक्सेसिबल रहे। हर बार कोई भी लड़की अगर इमरजेंसी सिचुएशन में उसको मेंसेस आ गए तो फार्मेसी अगर नहीं है नियर बाय तो वो क्या करे। उसको वो ब्लड का स्ट्रेंथ वो हमेशा दिमाग में रहता है कि अरे मेरे कपड़े पे दाग गिर गया है। वो सब नहीं होने के लिए वेंडिंग मशीन्स हर जगह पे इजीली अवेलेबल रहनी ज़रूरी है। इसके साथ जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि कप्स रहे, सैनिटरी नैपकिन्स रहे, कुछ भी रहे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहनी चाहिए। उस पर GST नहीं लगना चाहिए। वो जितना ज़्यादा चीप करोगे वो उतना ज़्यादा नॉर्मल पब्लिक तक पहुँचेगा, जो लोग अफोर्ड कर सके। वो ज़रूरी है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब जानकारी लेने के बाद हमारे वो 5 दिन जो है, जो हम बोलते हैं कि बहुत कठिन समय रहता है, वो उसमें आसानी आ सकती है। हम हेल्दी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।